वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं या हैं, क्योंकि उनके पास सारी ताकत है। वो हेल्थ मिनिस्टर हो सकते हैं, उनको पद भी मिल गया, WHO को मिला कि नहीं मिला? हाँ, इनाम मिल रहा है ना उनको। और हमारे प्रधानमंत्री को तो इनाम पहले ही मिल गया था पिछले साल बिल गेट्स के हाथों से। तो वो 2-4 लोग कर रहे हैं, वो पूरी तरह पावर में रहना चाहते हैं, जिंदगी भर रहना चाहते हैं। कुछ बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। कहते हैं जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो गैरों की बनाती है। गैर वो जो विदेशी हैं, गैर वो जिनका इस देश से सीधे कोई सरोकार नहीं है, गैर वो जिनकी हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ ऐसी ही घटना डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के उस वीडियो पे दर्ज होती है जो उन्होंने कुछ दिनों पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस अंश में हम लेकर चलेंगे जहां विश्वरूप रॉय चौधरी ने सीधे तौर पर इस पर सरकार को नहीं बल्कि सरकार के कुछ लोगों को दोषी बनाया है। उन्होंने कहा है निहित तौर पर ये उनके इंटरेस्ट हैं, उनकी रुचि है जिसके कारण वो ऐसे काम कर रहे हैं। और कोरोना की जो षड्यंत्र है, जो एक सामान्य वो फ्लू है, लेकिन इसका प्रचार उन्होंने इस देश पर पूर्ण रूप से वैसी होने दिया जैसी कि बाहर के लोग चाहते थे, विदेशी चाहते थे, बिल गेट्स चाहता था। और इसी पर नाम लिया है उन्होंने, वो लिया है नरेंद्र मोदी जी का और नाम लिया है यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन का। और यह भी कहा है कि ये लोग अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपने भविष्य को बनाए रखने के लिए, अपने को लंबे समय तक अपनी रुचि के अनुरूप इस देश में शासन करने के लिए संभवतः उनके कारणों पर और विदेशियों के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। चलिए देखते हैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी का वो वीडियो। पूरा कॉन्स्पिरेसी है ये। किस देश को अच्छा लगेगा अपनी अर्थव्यवस्था खराब कर देना, लोगों को देश नहीं कर रहा है कॉन्स्पिरेसी, देश के कुछ लोग कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी। आप नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। सरकारें भी क्यों करें? सरकार नहीं कर रही, सरकार के एक आध लोग कर रहे हैं अपने ही इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए। उनका इंटरेस्ट क्या होगा वो मुझे नहीं पता, राइट, लेकिन अपने ही सरकार भी नहीं कर रही। सरकार तो हजारों लोगों से, लाखों लोगों से बनती है, उनमें कोई जिनके पास ताकत है वो कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं या हैं, क्योंकि उनके पास सारी ताकत है। वो हेल्थ मिनिस्टर हो सकते हैं, उनको पद भी मिल गया, WHO को मिला कि नहीं मिला? हाँ, इनाम मिल रहा है ना उनको। और हमारे प्रधानमंत्री को तो इनाम पहले ही मिल गया था पिछले साल बिल गेट्स के हाथों से। तो वो 2-4 लोग कर रहे हैं, वो पूरी तरह पावर में रहना चाहते हैं, जिंदगी भर रहना चाहते हैं, कुछ अपने लिए भविष्य का इंतजाम कर रहे होंगे। देश नहीं कर रहा, देश नहीं चाहता, देश के 2-4 लोग चाहते हैं। गद्दार लोग होते हैं ना हर जगह, नहीं होते तो वैसे हैं। दोस्तों देख लिया वीडियो आपने। अब सोचने वाली बात है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने ऐसा कहा तो कहा क्यों? आपको शायद ये वीडियो या फिर उनकी ये बात बकवास लग रही हो, लेकिन अगर हम इस पे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। और याद रखिएगा, जड़मती को तो जगाया जा सकता है लेकिन बंदमती को जगाया नहीं जा सकता। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है, राजीव दीक्षित जी एक बात कहा करते थे जो इस भारत के आदर्श हैं युवाओं के, कि जो व्यक्ति बेहोश है उसको तो जगाया जा सकता है लेकिन जो मर चुका है उसको केवल जलाया जा सकता है। तो यदि आपके अंदर सुनने का सामर्थ्य हो और समझने की कोशिश हो तो आपको ये बातें सहज रूप से अब समझ आने लग जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं कि बिल गेट्स है कौन। बिल गेट्स दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले तो माइक्रोसॉफ्ट का केवल संस्थापक हुआ करता था, लेकिन आज वो अनक्वालिफाइड लेकिन विश्व स्तरीय डॉक्टर है जिसके निर्देशन में दुनिया की तमाम सरकारें काम किया करती हैं। कैसे काम करती हैं? अपने हेल्थ केयर सर्विसेज से लेकर उनकी तमाम वैक्सीनेशन की प्रोग्राम से लेकर हर किसी चीज में इसकी फंडिंग होती है। और यह व्यक्ति अकेला उनको फंड तो देता ही देता है लेकिन उन देशों पर अपना मैनिपुलेशन भी करता है, उनको कंट्रोल भी करता है। छोटा सा उदाहरण आपको लेकर चलते हैं। थोड़े दिनों पहला, कुछ वर्ष पहले की बात है, नाइजीरिया पे। नाइजीरिया जैसा एक गरीब अफ्रीकी देश ने आरोप लगाया बिल गेट्स पर कि उसने $10 मिलियन की घूस वहां पर देने की कोशिश करी। आखिर क्यों घूस दी बिल गेट्स ने, वो भी $10 मिलियन की? जानना चाहेंगे ना आप? तो सोच लीजिए और जान लीजिए इस बात को कि नाइजीरिया में $10 मिलियन की घूस बिल गेट्स ने केवल अपने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को चलाने के लिए रखी थी। और यह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाना उन गरीब लोगों के लिए इसलिए वहां पर जरूरी बनाया बिल गेट्स ने क्योंकि गरीबों की जान की कोई इज्जत नहीं है।
और उनकी कोई कदर नहीं है। ऐसे ही दुनिया के जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं या गरीब देश हैं, वहां पर ऐसे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चालू हो रहे हैं। जो लोग जानते हैं तो इसके पीछे जनसंख्या विस्फोट को रोकने की मंशा नहीं, बल्कि जनसंख्या को नियंत्रण करने का एक कुचक्र है, जिसके कारण जो बड़े देश हैं, ये जो संपन्न देश माने जाते हैं या समृद्ध देश माने जाते हैं, डॉलर वाले देश माने जाते हैं, ये लोग गरीब देशों की जो संसाधन हैं उनको टेक ओवर करना चाहते हैं और चंद पूंजीपतियों के और चंद ऐसे परिवारों के जो परिवार पूरी दुनिया में एक विश्व सरकार की स्थापना करना चाहता है, उसके एजेंडे को एजेंडा 30 के नाम से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर बिल गेट्स पूरी दुनिया में काम करने का एक प्यादा है, एक मोहरा है। और इसी चीज को पुष्टि करने के लिए हम यह भी बताना चाहते हैं कि बिल गेट्स की जो मंशा पूरी दुनिया में अपने डोनेशन फंड को देने की रही है, और वो फंड केवल इसलिए नहीं देता कि वो एक दानदाता है, बल्कि इसलिए भी कि इस फंड के द्वारा वो वहां की सरकारों को मैनिपुलेट करता है, उन पर कंट्रोल करता है। परम आदरणीय भाई राजीव दीक्षित जी ने हमेशा एक बात कही है कि जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता है, और यही काम बिल गेट्स करता रहा है। 1994 में डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बने, और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने WHO के कार्यक्रम पोलियो वैक्सीनेशन को अब भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर पे अपनी सरकार के बीच लॉन्च कर दिया था। और यही कार्यक्रम आगे चलकर पूरे भारत के अंदर विस्तृत हो गया कि पोलियो वैक्सीनेशन का जो प्रासंगिक कार्य डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है उसको पूरे भारत में फैलाया जाए। 2004 में अपनी बुक अ टेल ऑफ टू ड्रॉप्स में के विमोचन के समय बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन का हार्दिक आभार व्यक्त किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने कि कैसे उन्होंने पोलियो वैक्सीनेशन की इस काम पर और पोलियो को हटाने के इस महान कार्य पर कैसे डॉक्टर हर्षवर्धन सहित भारत की मदद की थी। 26 मई 2014 को डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री बन गए, और स्वास्थ्य मंत्री बनते ही 6 महीने के अंदर उन्होंने खाका तैयार किया जिसमें 12 रोगों से प्रतिरक्षण के नाम पर वैक्सीनेशन का एक पूरा कार्यक्रम था। लेकिन 20 समय ही उनको स्वास्थ्य मंत्री का पद छोड़ना पड़ा क्योंकि दिल्ली में चुनाव थे, और इस समय JP नड्डा को जिम्मेदारी दी गई। JP नड्डा ने इस जिम्मेदारी को निभाते हुए स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से मिशन इंद्रधनुष के नाम से इस योजना को लॉन्च कर दिया, और इस पूरी योजना में बिल गेट्स की फंडिंग जुड़ी हुई थी। बिल गेट्स का पूरा हाथ था, जो लगभग 3 साल बाद, चौंकाने वाली बात यह है, लगभग 2014 से 15, 16, 17 में 2017 में इट्सू के जो फंडिंग है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह पाया कि इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट में जो बिल गेट्स की फंडिंग हो रही है, इसके द्वारा उस कार्यक्रम को नियंत्रित किया जा सकता है या उस कार्यक्रम में कुछ हेरफेर की जा सकती है, वैक्सीनेशन के मामले में कुछ अड़चने या कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिसके कारण उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस समय बिल गेट्स की फंडिंग को रोक दिया और पूर्ण रूप से बिल गेट्स को इस पर से किनारे कर दिया गया कि वो इसमें बिल्कुल भी फंडिंग नहीं करेगा इस कार्यक्रम में। और उसके बाद 2019 में डॉक्टर हर्षवर्धन फिर से भारत के स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, और स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद वो मिशन इंद्रधनुष 2.0 को लॉन्च कर देते हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना पर लगी रोक के बाद बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन ने एक योजना पे काम किया, और लगभग 2019 में उन्होंने सितंबर 2019 में नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड दिया, और जो उनके स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर था। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जिस अवार्ड की बात नरेंद्र मोदी जी को पिछले वर्ष यानी 2019 में देने की बात कह रहे हैं, वो यही ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड है। और बिल गेट्स ने इस अवार्ड को देने के साथ ही नरेंद्र मोदी जी से अपनी नजदीकी बढ़ाने का काम किया, क्योंकि इसके बाद वो वापस मोदी जी के साथ संपर्क में आया, और इसके द्वारा वो भारत में फिर से अपने पांव को और ज्यादा पसारना चाहता था और वैक्सीनेशन के किसी कार्यक्रम में कुछ ज्यादा ही इस तह तक अपने को इंक्लूड करना चाहता था, जोड़ना चाहता था। और इसी के साथ ही घटना थोड़ी और गजब की तब हो गई जब सितंबर में ये गोलकीपर अवार्ड देने के बाद 2019 के ही नवंबर माह में, अगले ही महीने पर बिल गेट्स मिलने के लिए भारत आ चुका था, और इस 3 दिवसीय दौरे पर वो मिला डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, स्मृति ईरानी जी से, और यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी से अपनी मुलाकात में नवंबर 2019 में उसने सस्टेनेबल गोल्स पे काम
बात करी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वही गोल्स जिसको एजेंडा 30 के नाम पर पूरी दुनिया समझती है, पूरी दुनिया का बौद्धिक वर्ग समझता है कि एजेंडा 30 के अंतर्गत कैसे दुनिया में एक विश्व सरकार के अधीन इस पूरी दुनिया को करने का एक नियंत्रित कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें उसके वैक्सीनेशन के द्वारा ये उसके छोटे छोटे से सोपान है जिससे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्थ आईडी के द्वारा, यहां तक कि आधार आईडी के द्वारा हर चीज को जोड़कर आदमी के डाटा और उसकी फ्रीडम, डाटा को इकट्ठा करके उसकी फ्रीडम को उसको छीनकर उसको नियंत्रित करने का एक पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम पर सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी वार्ता होती है और इसी के साथ नवंबर 2019 में ही अगले ही दिन वो वापस से डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मिलते हैं और एक एमओयू साइंड होता है बाकायदा, और वो एमओयू वापस से साइंड होता है वैक्सीनेशन को लेकर और कई तरह के ऐसे ही कार्यक्रम के साथ। 2019 में नरेंद्र मोदी जी से अपनी इस भेंट के बाद ही चंद महीनों के बाद पूरी दुनिया में कोरोना का साया छा गया और इसी बीच वापस से बिल गेट्स की पूरी तरह से एंट्री के दरवाजे भारत के लिए खुल गए और खोल दिए गए। मई 2020 में यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी की से उनकी पूरे लाइव माध्यम से बातचीत होती है, कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उसमें वो बिल गेट्स के साथ बात करते हैं इस वैक्सीन के ऊपर, इसके कार्यक्रम के ऊपर, मास्क के ऊपर और अपनी योजनाओं के ऊपर। साथ में बिल गेट्स भी उनको इसमें R&D के लिए सपोर्ट की बात करता है और इस सपोर्ट की बात आगे बढ़ते बढ़ते भारत के अंदर बिल गेट्स को वापस से खड़े होने की ताकत प्रदान करती है और तब से बिल गेट्स पूरी तरह से भारत में अपने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को चालू करने के साथ जुट गया। और इसी के साथ एक घटना और घटती है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हेड बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। हालांकि यह सीट पिछले वर्ष ही निश्चित कर दी गई थी भारत के लिए, ऐसा कहा जाता रहा है, लेकिन सोचने वाली यह बात है कि इसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को ही क्यों चुना गया, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन को इसके प्रेसिडेंट बनाने के साथ ही भारत के स्वास्थ्य मंत्री को WHO का प्रेसिडेंट बना दिया गया। गौर करने वाली बात है, अब डॉक्टर हर्षवर्धन किसके इंटरेस्ट के लिए ज्यादा कार्य करेंगे, एक भारत के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर या फिर एक WHO के बोर्ड डायरेक्टर के नाम पे, और वो भी वो WHO जिसको 2009 में 2010 के अंतर्गत ही भ्रष्ट संस्था के ऊपर पर साबित किया गया था, जब तब स्वाइन फ्लू के ऊपर उसने पूरा माहौल गर्म किया था और पूरी तरह से इसके खौफ के बाजार को उस समय भी प्रचारित किया था। और उस समय 2009 में राजीव भाई दीक्षित जी ने H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था और मौत और भय के इस व्यापार का उन्होंने नंगा कर दिया था और उसको एक मीडिया फ्लू बताया था। और यही जब WHO एक ऐसी संस्था भी है जिसने पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को के हेल्थ सेक्टर को बर्बाद करना और आयुर्वेद को बर्बाद करने के ऊपर निर्णायक भूमिका निभाई है। तो हम आप सभी से यह कहना चाहते हैं कि WHO की जैसी संस्था के हेड बनने के कारण आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी कहीं ना कहीं उनके इशारों पर नाचने को बाधित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसका बिल गेट्स से संबंध रहा है और इस बिल गेट्स की पूरी मोनोपॉली चलती है WHO में, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता तथाकथित दानदाता है जो अपने धन से दुनिया में अपनी धुन बजवाता है। और इसी से ये पूरी सरकारों को, पूरे गरीब देशों की सरकारों को, डेवलपिंग कंट्रीज की सरकारों को अपना गुलाम बनाता है, उनको नियंत्रित करता है ताकि वो इसके कहे अनुसार काम करें। वहां की प्राइवेट संस्थाओं पर पैसा लगाता है ताकि वो इसके कहे अनुसार अपने काम को करे। और ये बिना डिग्री का और बिना क्वालिफिकेशन का वो डॉक्टर है जिसने पूरी दुनिया के स्वास्थ्य को संकट में डाल दिया है। और अभी तात्कालिक रूप से इसी समय ये घटना अभी 3-4 दिन पुरानी है कि वापस से बिल गेट्स ने अपनी डोनेशन $150 मिलियन की डोनेशन के साथ फंडिंग करेगा वो, और वो फंडिंग करेगा सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, जो कोरोना वैक्सीन पर दवाई बनाएगी, वैक्सीन बनाएगी और उस वैक्सीन को फिर लगाने का पूरा कार्यक्रम बिल गेट्स चालू कर देगा। तो समझने वाली बात यह है, जिस बात पर डॉक्टर विश्वरूप का ये पूरा वीडियो आपने देखा था, जिस बात के लिए इस देश पे इस सब कार्यों का आधार रहे भाई राजीव दीक्षित जी की विचारधारा से खड़े समर्थकों का जो कार्य रहा था, वो यही समझाने के लिए है कि इस देश की संप्रभुता पर, इस देश की जो हमारी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, इस देश की जो अपनी सोवरिन पावर है, उसको कब्जे में लिया जा चुका है। और यहां के प्रधानमंत्री से लेकर यहां के स्वास्थ्य मंत्री को अगर वैश्विक संस्थाएं अपने नियंत्रित
हित में कार्यवाही करेगी, उनको अपने नियंत्रण में चलाएगी, तो आप निसंदेह मान लिए 130 करोड़ का ये देश अपने आप ही गुलाम हो जाएगा। क्योंकि भविष्य में आने वाली जो ये योजनाएं हैं, अभी आपने 15 अगस्त को जो योजना प्रधानमंत्री जी की स्वास्थ्य आईडी के नाम पर सुनी है, डिजिटल आईडी के नाम पर, इसके ऊपर भी जल्दी आपको वीडियो प्रेषित किया जाएगा जिसमें पूरा परत दर परत उस योजना को खोला जाएगा, जिसका भी सीधा लिंक बिल गेट्स से भी जुड़ा हुआ है, विश्व सरकार से भी जुड़ा हुआ है। और ये क्या विश्व सरकार है, इसके बारे में आप गूगल में जानकारी ले सकते हैं, अधिक जान सकते हैं। हम सभी आपसे यही कहना चाहते हैं, ये तमाम बातें समझने के लिए मंद बुद्धि होने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत जड़मती होने से भी नहीं है। दिक्कत उस व्यक्ति को है जो पूरी की पूरी तरह अपनी बंद बुद्धि कर कर इस बात को नहीं समझना चाह रहा, क्योंकि समझाया उसको जा सकता है जो बेहोश हो, मुर्दे को और मरे हुए को तो केवल जलाया जाता है या दफन किया जाता है। इसलिए जो जगेगा वही बचेगा। आप सभी से यही निवेदन है, कोरोना के इस पूरे षड्यंत्र या पूरे के पूरे जाल का पूरी तरह से एक्सपोज वैसे तो पूरी दुनिया में हो चुका है, लेकिन लगभग आने वाले 1-2 वर्ष के बाद पूरी तरह से इसका पड़ताल हो जाएगी, पूरी तरह से ये नंगा हो जाएगा। और उस दिन आज जितने लोग इसमें मारे जा रहे हैं या मरवाए जा रहे हैं, वो भी सुनियोजित तथाकथित आंकड़ों का हेरफेर कर कर हॉस्पिटलों में जा जाकर ये सभी षड्यंत्र का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो इस वीडियो को लोगों तक तो जरूर पहुंचाइए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को समझाइए कि कोई भी स्वाभिमानी देश, कोई भी स्वाभिमानी मुल्क कभी भी गैरों के आधार पर अपने देश के नियम कानून नहीं बनाता। राजीव दीक्षित जी हमेशा यही बात कहते रहे हैं कि हमेशा हमें अपने नियमों, अपने स्वतंत्रता का यही अभिप्राय है कि हम अपने तंत्र और अपने कानूनों, अपनी योजनाओं के आधार पर अपने देश को आगे बढ़ाएं, ना कि बिल गेट्स जैसे लोगों के फंडों के द्वारा या WHO के नियंत्रित जैसी संस्थाओं के द्वारा। बल्कि ऐसा समय देश में आया कि आज हमारे पास एक दोहराए पर हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन भी खड़े होते होंगे, जिनके पास यह सोचना पड़ता होगा कि मैं किसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करूं या फिर मैं किसी WHO के इंटरेस्ट के लिए काम करूं। और WHO और देश का जब स्वास्थ्य मंत्री एक साथ मिल चुका हो और इनको एक साथ जोड़ा जा चुका हो, तो भारत के अंदर पे पारदर्शिता पर तो सवाल उठेंगे, इस पूरे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम पे सवाल उठेगा, इस पूरे के पूरे मास्क और इस डर और भय के व्यापार पर सवाल उठेगा। और यह सवाल आप भी हर उस व्यक्ति से पूछिए और हर व्यक्ति से जानिए कि आखिर ये सब संबंध के साथ ये जो चरणबद्धता और बिल गेट्स का पूरा जो खटकर्म खड़ा हुआ है, इसका जवाबदेही हम किसको मानेंगे? क्योंकि हमारे लिए तो जवाबदेही केवल भारत के प्रधानमंत्री की होती है, हमारे देश की जनता के लिए जवाबदारी भारत के स्वास्थ्य मंत्री की होती है। हम जिम्मेदार इसके लिए बिल गेट्स को नहीं मान सकते, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सरकारें बिल गेट्स के आधार पर काम क्यों करती हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। राजीव दीक्षित अमर रहें।